मंदिर के दरवाजे खुलेंगे, उस दिन भारत के जहां जहां मुस्लिमों के इलाके हैं, आरएसएस भाजपा के गुंडे उन इलाकों में पत्थरबाजी करेंगे और कहेंगे कि देखो मुसलमानों ने पथराव किया, विरोध किया। ये होने वाला एक। तो मोनू मानेश्वर को, ये आगे मोनू मानेश्वर को कब मोनू यादव में कन्वर्ट करने का खेल आपको समझना चाहिए। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, मैं ये मानता हूं कि आरएसएस बीजेपी के लोग एक सीट के लिए भी हो सकता है कि ऐन चुनाव में मोनू मानेश्वर पर इनकाउंटर कर दें, और ताकि ये संदेश चला जाए कि देखिए, और इनकाउंटर करे खुद, और फिर कह दे साहब मुसलमानों ने ये मोनू मानेश्वर को मार दिया, ताकि यादव और मुसलमान का झगड़ा। मैं ये कहना चाहता हूँ, मोनू मानेश्वर को किसने कहा वो यादव है? क्यों बोला जा रहा है जबकि वो मानेश्वर है? तब मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आरएसएस भाजपा के सत्ता की वापसी में लगा हुआ जो तबका है, धनवान देश का लुटेरा, ये मैं फिर कहना चाहता हूँ, हमारे देश के अंदर 70 करोड़ आबादी के पास जितना धन है, उतना धन इस समय मोदी सरकार 166 लोगों की झोली में भर चुकी है, और जिनकी झोली भर चुकी है उनकी झोली का उपयोग तीसरे मोर्चे के लिए होना है। मोनू मानेश्वर ने सरेआम राइफल से गोली चलाई। मैं बात कर रहा हूं नासिर और जुनैद की हद जिंदा जलाने की जो घटना है, घटना नहीं कहूंगा, जो बर्बरता है, उससे पहले का मामला है, पटौदी का मैं जिक्र कर रहा हूं। आप सब लोगों के माध्यम से मैं दावा करता हूं कि वह पीड़ित परिवार जिस पर मोनू मानेश्वर ने राइफल से गोली चलाई, राइफल है कि वह बहुत, मतलब मुझे लगता है राइफल से फायरिंग की, उस परिवार पर बहुत बड़ा दबाव आ रहा है। धारा 370 में मोनू मानेश्वर वांटेड है। तो ये कल्पना कीजिए, मैं मानता हूं पूरे देश में, मैं अल्लाह ताला से, खुदा रब गॉड भगवान ईश्वर सबसे प्रार्थना करता हूं, हमारे देश के न्यायालय में बैठे जजों से अपील करता हूं, जो जांच अधिकारी है उनसे, हरियाणा सरकार पुलिस से, कि उस पीड़ित परिवार को पूरा प्रोटेक्शन मिले और मोनू मानेश्वर पर राइफल से गोली दागने का 307 का मुकदमा में उसे सजा। ये जो आपको दिखता है गैर आदिवासी मैतेई और आपको दिखता है आदिवासी कुकी समाज के बीच का झगड़ा, ये तो समाज लड़ रहा है, लेकिन असल मसला 6 जिलों की 60,000 हेक्टेयर जमीन पान की खेती के लिए अदानी को दी जानी है, और अदानी ने अपने गुर्गे का मतलब है रंगा बिल्ला मोदी और अमित शाह से कह दिया, तुम स्वयं गोली मारो, तुम्हारे आरएसएस के गुंडे गोली मारे, तुम्हारी पुलिस गोली मारे, जो मर्जी करे, मुझे 60,000 हेक्टेयर जमीन पान की खेती के लिए मणिपुर में चाहिए। तो अब आप समझे, हिंसा मुक्त समाज, जमीन का फायदा किसको होना है? अदानी। अदानी कौन है? जिनका पाला पोसा सिस्टम सत्ता के शिखर पर राज कर रहा है, आपको समझना पड़ेगा। और लड़ कौन रहे? लड़ रहे मैतेई और आदिवासी कुकी समुदाय। तो भी शोभा यात्रा, ये आपको बताता हूँ, नुहू मेवात में ये यात्रा होती ही नहीं। 3 साल से इसकी शुरुआत कर दी गई है वज्र के नाम से, मतलब वज्र भूमि जो कृष्ण की भूमि के नाम से। क्यों कर दी गई? जब आपको जरूरत पड़े तब आपका उपयोग कर सकते हैं। इस समय आपको सोचना पड़ेगा हिंसा मुक्त। हिंसा कब होती है? मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। दिल्ली के एक सीनियर आईपीएस अधिकारी मेरे से बातचीत कर रहे थे, उन्होंने कहा कि एक बड़ा अच्छा अवसर है, जब यहाँ से कांवड़ यात्रा जाती है, दिल्ली से कांवड़ी जो जाते हैं जल लेने के लिए, तो दिल्ली में अपराध कम हो जाता है। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से आरएसएस की भाजपा जब सत्ता में बैठ के तो दंगे खत्म हो जाते हैं। नुहू में दंगे के बाद आपने सुना होगा, तमाम 4 समुदाय ने कहा हमारे बीच इसका हिस्सा नहीं है। गुजरों में भी आपने सुना, उन्होंने कहा हमारा बीच इसका हिस्सा नहीं है। तमाम जातियों, और आपने देखा होगा साटा 84 का मैं जिक्र कर रहा हूँ, वहाँ के तोमर युवा ने कहा हम इसका हिस्सा नहीं है, राजपूतों ने कहा हम इसका हिस्सा नहीं, गुजरों ने कहा हम इसका हिस्सा नहीं है, जाटों ने कहा हम इसका हिस्सा नहीं, यादव कहते हम इनका हिस्सा नहीं है। और सुनिए, आपको बताना चाहता हूँ, दलित तो किसी भी कीमत पे बनने वाले नहीं इनका हिस्सा। कारण हमारे देश के अंदर, हालांकि दलितों को गलतफहमी है, उनको लगता है कि संविधान हमारे लिए है, लेकिन मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूँ, जिस तरह 15 अगस्त को ही प्रधानमंत्री के आर्थिक सुरक्षा सलाहकार ने एक लेख लिखा कि हमारे देश में संविधान को बदली किया जाना चाहिए, उसी दिन से हमारे देश के अंदर दलित ओबीसी ने भी तय कर लिया वो इसका हिस्सा नहीं है। तो फिर बनिया बामनों की संख्या कितनी है? इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि बनिया बामनों के गिरोह को जिताने के लिए उनके फाइनेंसर अदानी अंबानी, इस समय देश त्रस्त है। देश का किसान, देश का जवान, देश का मुसलमान, देश का दलित, देश का संविधान, देश का व्यापारी, देश का आम इंसान, देश की महिला त्रस्त है इस समय। एनडीए भाजपा मोदी सरकार आरएसएस सरकार से, उससे मुक्ति के लिए जरूरी है कि सीधा मुकाबला किया जाए। जामिया वर्ल्ड, इंसाफ की आवाज। कि पहली बात तो मैं ये आपको कहना चाहता हूँ, हमारे जिन तमाम मित्रों ने वायलेंस फ्री इंडिया का शुरुआत की है, मैं उन सबको बधाई देना चाहता हूँ कि हमारा देश गौतम बुद्ध से लेकर के महात्मा गांधी तक, और हम सब लोग चाहते हैं कि हिंसा मुक्त भारत होना चाहिए। लेकिन ये
कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इसकी शुरुआत करना, पहल करना, लेकिन धरातल पर उतारने के लिए थोड़ा हमको यहाँ का स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। इसको समझना पड़ेगा कि जब हम वायलेंस फ्री की बात कर रहे हैं तो एकदम यहाँ पर अपील आ रही है कि दलित और मुसलमानों एक हो जाए। मेरी चिंता इस बात को लेकर के, मैंने भारत की बहुत यात्राएं की हैं। हमारे भारत के बहुत युद्ध गाँव हैं जहाँ दलितों की संख्या 2 परिवार, 3 परिवार, 4 परिवार है, जहाँ मुसलमानों की संख्या बहुत सीमित मात्रा में है। मैं ये मात्रा का मतलब मैं कहूँ कि 2, 4, 5 मुसलमान हैं, कहीं 10 मुसलमान हैं। तो ये जो हम बात करते हैं कि हिंसा मुक्त भारत के लिए सिर्फ मुसलमानों को और दलितों को इकट्ठा होना चाहिए, इससे हिंसा मुक्त भारत हो पाएगा, इसकी संभावना बहुत कम है। मैं आपके सामने उदाहरण देता हूँ। मोनू मानेश्वर ने सरेआम राइफल से गोली चलाई। मैं बात कर रहा हूँ नासिर और जुनैद की हद जिंदा जलाने की जो घटना है, घटना ही नहीं कहूँगा, जो बर्बरता है, उससे पहले का मामला है। पटौदी का मैं जिक्र कर रहा हूँ। आप सब लोगों के माध्यम से मैं दावा करता हूँ कि वह पीड़ित परिवार जिस पर मोनू मानेश्वर ने राइफल से गोली चलाई, राइफल है कि वह बहुत मतलब मुझे लगता है राइफल से फायरिंग की, उस परिवार पर बहुत बड़ा दबाव आ रहा है। धारा 370 में मोनू मानेश्वर वांटेड है। तो ये कल्पना कीजिए, मैं मानता हूं पूरे देश में, मैं अल्लाह ताला से, खुदा, रब, गॉड, भगवान, ईश्वर सबसे प्रार्थना करता हूं, हमारे देश के न्यायालय में बैठे जजों से अपील करता हूं, जो जांच अधिकारी हैं उनसे, हरियाणा सरकार, पुलिस से, कि उस पीड़ित परिवार को पूरा प्रोटेक्शन मिले और मोनू मानेश्वर पर राइफल से गोली दागने का 307 का मुकदमा में उसे सजा हो। लेकिन मैंने क्या कहा, मैं कह रहा हूं कि जिस प्रकार के हालात हैं उसको लेकर आपको समझना पड़ेगा। मैं दूसरा जिक्र करता हूं, ये जो आपको दिखता है गैर आदिवासी मैतेई और आपको दिखता है आदिवासी कुकी समाज के बीच का झगड़ा, ये तो समाज लड़ रहा है, लेकिन असल मसला 6 जिलों की 60,000 हेक्टेयर जमीन पान की खेती के लिए अदानी को दी जानी है। और अदानी ने अपने गुर्गे का मतलब है रंगा बिल्ला मोदी और अमित शाह से कह दिया, तुम स्वयं गोली मारो, तुम्हारे आरएसएस के गुंडे गोली मारे, तुम्हारी पुलिस गोली मारे, जो मर्जी करे, मुझे 60,000 हेक्टेयर जमीन पान की खेती के लिए मणिपुर में चाहिए। तो अब आप समझे, हिंसा मुक्त समाज, जमीन का फायदा किसको होना है? अदानी को। अदानी कौन है? जिनका पाला पोसा सिस्टम सत्ता के शिखर पर राज कर रहा है। आपको समझना पड़ेगा। और लड़ कौन रहे? लड़ रहे मैतेई और आदिवासी कुकी समुदाय। हिंसा उनके बीच में है। हमारे को मैं दूसरी बात करूंगा, ये जो क्या कहते हैं वज्र या परिक्रमा, वज्र परिक्रमा या क्या शोभा यात्रा, जो भी शोभा यात्रा, ये आपको बताता हूँ, नुहू मेवात में ये यात्रा होती ही नहीं थी। 3 साल से इसकी शुरुआत कर दी गई है वज्र के नाम से, मतलब वज्र भूमि जो कृष्ण की भूमि के नाम से। क्यों कर दी गई? जब आपको जरूरत पड़े तब आपका उपयोग कर सकते हैं। इस समय आपको सोचना पड़ेगा हिंसा मुक्त। हिंसा कब होती है? मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। दिल्ली के एक सीनियर आईपीएस अधिकारी मेरे से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एक बड़ा अच्छा अवसर है, जब यहाँ से कांवड़ यात्रा जाती है, दिल्ली से कांवड़ी जो जाते हैं जल लेने के लिए, तो दिल्ली में अपराध कम हो जाता है। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से आरएसएस की भाजपा जब सत्ता में बैठती है तो दंगे खत्म हो जाते। तो मैं ये कह रहा हूँ, इस पूरी प्रक्रिया को आपको समझना पड़ेगा। थर्ड फ्रंट का जो आपका सवाल है, उसका एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ। इस समय एनडीए का मुकाबला करने के लिए जो इंडिया गठबंधन बना है, इंडिया गठबंधन में भी भेद करके और एक तीसरा चौथा गठबंधन बनाने के लिए अदानी और अंबानी तिजोरी खोल करके बैठे हुए हैं। क्योंकि जितना वोट बटेगा उतना एनडीए को फायदा होगा। एनडीए को कितना वोट मिलता है? 27-28%। आपके कहने का मतलब कि 3rd या 4th पॉइंट बनता है, वो एनडीए की बी टीम सी टीम होगी। मैंने बी टीम सी टीम बिल्कुल नहीं कहा। आपने कहा, मैंने कहा, हाँ, मैंने आपसे कहा, मैं आपको दावे के साथ मैं कह सकता हूँ कि इस वक्त आपको एक बात समझनी पड़ेगी, जिस प्रकार के हालात हो गए। अभी आपने देखा है, एक बात सुनिए, नुहू में दंगे के बाद आपने सुना होगा, तमाम जाट समुदाय ने कहा हमारे बीच इसका हिस्सा नहीं है। गुजरों में भी आपने सुना, उन्होंने कहा हमारा बीच इसका हिस्सा नहीं है। तमाम जातियों, और आपने देखा होगा साटा 84 का मैं जिक्र कर रहा हूँ, वहां के तोमर युवा ने कहा हम इसका हिस्सा नहीं है, राजपूतों ने कहा हम इसका हिस्सा नहीं, गुजरों ने कहा हम इसका हिस्सा नहीं है, जाटों ने कहा हम इसका हिस्सा नहीं, यादव कहते हैं हम इनका हिस्सा नहीं है। और सुनिए, आपको बताना चाहता हूँ, दलित तो किसी भी कीमत पे बनने वाले नहीं इनका हिस्सा। कारण हमारे देश के अंदर, हालांकि दलितों को गलतफहमी है, उनको लगता है कि संविधान हमारे लिए है, लेकिन मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूं, जिस तरह 15 अगस्त को ही प्रधानमंत्री के आर्थिक सुरक्षा सलाहकार ने
एक लेख लिखा कि हमारे देश में संविधान को बदली किया जाना चाहिए, उसी दिन से हमारे देश के अंदर दलित और ओबीसी ने भी तय कर लिया वो इसका हिस्सा नहीं है। तो फिर बनिया बामनों की संख्या कितनी है? इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि बनिया बामनों के गिरोह को जिताने के लिए उनके फाइनेंसर अदानी अंबानी इस देश में मानेश्वर का पहले मोनू मानेश्वर पर मैंने कहा पटौदी में एक मुस्लिम पर 302 का राइफल से गोली चलाने का मुकदमा दर्ज है, लेकिन किसी भी कीमत पर हरियाणा सरकार गिरफ्तार नहीं कर रही है, जो आपने का उपयोग की बात। मैं व्यक्तिगत तौर पर यह मानता हूं कि आप और हम सब लोगों के, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, आप और हम सब लोग कह रहे हैं वायलेंस फ्री इंडिया, लेकिन मैं यह मानता हूं कि जिस दिन राम मंदिर के दरवाजे खुलेंगे उस दिन भारत के जहां जहां मुस्लिमों के इलाके हैं, आरएसएस भाजपा के गुंडे उन इलाकों में पत्थरबाजी करेंगे और कहेंगे कि देखो मुसलमानों ने पथराव किया, विरोध किया। ये होने वाला। एक दो, मोनू मानेश्वर को ये आगे, मोनू मानेश्वर को कब मोनू यादव में कन्वर्ट करने का खेल आपको समझना चाहिए। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, मैं ये मानता हूं कि आरएसएस बीजेपी के लोग एक सीट के लिए भी हो सकता है कि ऐन चुनाव में मोनू मानेश्वर पर इनकाउंटर कर दें, और ताकि ये संदेश चला जाए कि देखिए, और इनकाउंटर करें खुद, और फिर कह दे साहब मुसलमानों ने ये मोनू मानेश्वर को मार दिया, ताकि यादव और मुसलमान का झगड़ा। मैं ये कहना चाहता हूँ, मोनू मानेश्वर को किसने कहा वो यादव है? क्यों बोला जा रहा है जबकि वो मानेश्वर है? तब मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आरएसएस भाजपा के सत्ता की वापसी में लगा हुआ जो तबका है धनवान, इस देश का लुटेरा, ये मैं फिर कहना चाहता हूं, हमारे देश के अंदर 70 करोड़ आबादी के पास जितना धन है, उतना धन इस समय मोदी सरकार 166 लोगों की झोली में भर चुकी है, और जिनकी झोली भर चुकी है उनकी झोली का उपयोग तीसरे मोर्चे के लिए होना है। तीसरा मोर्चा, चौथा मोर्चा, जो आपने जिनका जिक्र किया, वो चाहे तो सौदा कर ले, हम बोल देंगे संघ के फाइनेंसरों को, हमारी जुबान पर भी दे देंगे। देश त्रस्त है, देश का किसान, देश का जवान, देश का मुसलमान, देश का दलित, देश का संविधान, देश का व्यापारी, देश का आम इंसान, देश की महिला त्रस्त है इस समय एनडीए भाजपा मोदी सरकार आरएसएस सरकार से। उससे मुक्ति के लिए जरूरी है कि सीधा सीधा मुकाबला किया जाए।